Assalamualaikum and good evening. Welcome to माँ धरती प्रोजेक्ट एंड इनिशिएटिव ऑफ T2F। और आज के हमारे मेहमान हैं मुस्लिम रज़ा सैयद साहब, जो ना सिर्फ एक बहुत पॉपुलर हॉर्टिकल्चरलिस्ट हैं बल्कि इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं। और आज हम इनसे कुछ गपशप लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हाल हैं आप? ऑल वेल इन कंट्रोल एज यूजुअल। कुछ अपने चाइल्डहुड से रॉबिन हुड के ज़माने के हालात पे रोशनी डालिए। चाइल्डहुड तो मुझे याद है, लेकिन रॉबिन हुड वाला सिलसिला जो है ना, वो मेरी जो है उससे क्या कहते हैं नेचर से मैच नहीं करता। अच्छा, सिलसिला ये था कि यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, उसके बाद वहाँ से मास्टर्स करने के बाद मैंने म्यूज़िक का एक इंस्टीट्यूशन खोला सरगम के नाम से, जिसमें मेरा पूरा मेन फोटे या फोकस होता था उन बच्चों को ग्रूम करना, और उसमें काफ़ी चीज़ें थी। फिर उसके बाद वहाँ से मेरा सफ़र रुका नहीं, बल्कि वहाँ से मैं समर एक्टिविटीज़ की तरफ आया, क्योंकि पाकिस्तान में मैंने देखा कि बहुत फुकदान है समर एक्टिविटीज़ का, जिसमें स्विमिंग और अपना कराटे और पेंटिंग, ये सारी बहुत से सब्जेक्ट्स जो है मैंने शुरू किए। फिर मुझे देखा देखी काफ़ी लोगों ने इसका रुझान बढ़ता गया, बहुत से समर कैंप्स शुरू हो गए। ये हम कौन से साल की बात कर रहे हैं? ये मैं बात कर रहा हूँ 1994 की। माशाल्लाह। उसके बाद फिर मैंने वहाँ से वो भी साथ चलता रहा। उसके साथ मैं एक थिएटर कंपनी का मैंने आगाज़ किया। उसमें भी मेरा मकसद सिर्फ ये होता था कि ग्रास रूट लेवल पे बच्चों को कुछ दिया जाए। मतलब ऐसा ना कि किसी भी मुल्क के जो मेमार हैं वो बच्चे होते हैं, अगर आप उनको प्रॉपर इनपुट नहीं देंगे तो फिर उनकी एक मशरूम ग्रोथ हो जाएगी, और वो फिर माशरे में कोई सेहतमंद तौर पर अमल नहीं कर सकेंगे। और उसी के साथ चूँकि बचपन से मुझे इसका शौक़ था, अक्सर लोग पूछते भी हैं कि हॉर्टिकल्चर या बागबानी या दरख्त लगाना या पौधों से मोहब्बत ये क्यों है। तो मैं जिस इन्वायरमेंट में मेरी ब्रिंगिंग अप हुई है, ब्रॉट अप हुआ हूँ मैं, उसमें मैंने अपने घर में, लाहौर में पहले हम हुआ करते थे, वहाँ पे भी एक बैकयार्ड हुआ करता था, उसमें काफ़ी पौधे दरख्त लगे हुआ करते थे। और सुबह संडे को मेरी एक्टिविटी होती थी कि मैं चमेली के पौधों की क्यारियों की तरफ जाता था, और वहाँ से मैं चमेली के फूल तोड़ता था और अपनी माँ को गिफ्ट करता था सुबह। तो चूँकि बचपन से ये चीज़ें फीड हुई ही मेरे जहन में, माँ और बाप को दोनों को एनवायरनमेंट फ्रेंडली देखा। तो हमेशा देखें, कहते हैं ना कि तालीम के साथ तरबियत बहुत ज़रूरी है। तो वही तरबियत मैंने जो अपने घर में देखी, तो आज मेरी पर्सनैलिटी के अंदर वो चीज़ें हैं, और नेचुरली मुझे इन चीज़ों से बड़ी मोहब्बत है। अभी हम जिस इन्वायरमेंट बैठे हुए है तो एक रूफ टॉप गार्डन, लेकिन आपको लगेगा नहीं कि रूफ टॉप पे बैठी हुई है, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे। अपने रूफ टॉप गार्डन की शुरुआत आपने कब, किस सन में की? और ये शिफ्ट जो है, जो कि बच्चों के आपने बनाया हुआ था समर कैंप, और ये आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट रूफ टॉप गार्डन में, ये किस तरह से ये ट्रांजिशन? देखें, मैं चूँकि जैसे मैंने बताया कि मेरा बाई नेचर मैं बहुत ज़्यादा, मुझे इससे रग़बत है, मेरे ग्रीनरी फ्लावर्स। तो मैं क्लिफ्टन में रहता था, मेरा घर काफ़ी बड़ा था वहाँ पर, फिर वो इसमें भी काफ़ी बड़ा एक बैकयार्ड भी था, उसमें लॉन भी था। तो उसके बाद अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ गया, जहाँ पे आप बैठी हुई हैं। तो ये एक पूरा एक स्ट्रक्चर था जिसमें कोई जगह, एक क्यारी की भी जगह नहीं थी इसमें, ठीक है। तो वो कहते हैं ना कि एक अंग्रेज़ी की एक मुहावरा है, व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, कि जब तक आपको किसी चीज़ का अज़्म नहीं होगा, इरादा नहीं होगा, तो आप उसको कभी भी पाए तकमील तक नहीं पहुंचा सकते। तो ये मेरे लिए एक बैरन रूफ टॉप था, एक बैरन स्ट्रक्चर था। तो मैंने कहा कि चूँकि मेरी जबिलत के अंदर, मेरी नेचर में ग्रीनरी थी, मेरी नेचर में इन्वायरमेंट, मुझे एक नेचुरल इन्वायरमेंट चाहिए था, तो मैंने यहाँ पर आके रूफ टॉप गार्डन को ऑर्गेनाइज़ किया। और उसके बाद जब मैंने ऑर्गेनाइज़ किया, तो आज आप इस मेरे रूफ टॉप गार्डन से अगर खड़े होकर देखें भी, तो आपको डिफरेंट जगहों पे काफ़ी लोग गमले और पौधे नज़र आएंगे। तो देखिए, कोई भी सेहतमंद एक्टिविटी हमेशा लोगों को मोटिवेट करती है, और इसका मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे कहता हूँ कि ये रूफ टॉप गार्डन के 4 गोल्स हैं जो मैं अचीव करता हूँ। देखिए, इसमें सबसे पहला गोल है कि आपको जो ग्रीन कलर है वो बहुत ही खूबसूरत आपको इम्पैक्ट देता है, आपकी को सूदिंग इम्पैक्ट देता है, ठीक है। दूसरा ये है कि पौधे बेहतरीन इंसुलेटर्स होते हैं, यानी पौधे बफिंग करते हैं, यानी आप इनके पत्ते जो हैं, आप देखें दरख्तों के नीचे जब आप जाते हैं तो आपको एक तरावट का एहसास होता है, एक ठंडक का एहसास होता है। वो आपको आम हालात में सूरज के नीचे खड़े होकर तो नहीं होगा एहसास। फिर दूसरी चीज़ ये है कि एक पौधों का एक फिनोमेना है कि वो
आपके लिए फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, यानी जा बजा आपको सस्ती चीज़ें बिखरी हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन क्या है कि उसको थोड़ा सा एस्थेटिकली आपने उसको ऑर्गेनाइज़ किया है, और हर इंसान में कोशिश वो करे तो एक एस्थेटिक सेंस डेवलप कर लेता है। और इसी तरह मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपने घर में कोरिएंडर, मिंट, बंचिंग अनियंस, चिलीज़ इस तरह लगाए हैं कि उन्होंने अपने किचन के सामने की जो विंडो है उसे हैंगिंग पॉट्स में लगा दी हैं वो। अब क्या होता है कि जब आप उनके किचन में एंटर होते हैं तो एक आपको एक खूबसूरत इन्वायरमेंट भी मिल रहा होता है, प्लस उनको वो जो चीज़ें वो उगा रहे हैं वो उसको कंज्यूम भी कर रहे हैं, तो दे हैव मल्टीपल बेनिफिट्स आउट ऑफ दिस। मुझे ये बताएं, लोग हमसे ये कहते हैं जब हम उनको कहते हैं कि आपके घरों के आसपास रूफ टॉप तो बहुत दूर की बात, लोग अपने सामने की ग्रीन बेल्ट्स तक मेंटेन नहीं करते। कहा यह जाता है कि कराची की वेदर ट्रॉपिकल है और ट्रॉपिकल वेदर में ये चीज़ सरवाइव नहीं कर सकती ज़्यादा अरसे, तो हम इसके ऊपर अपना बजट या अपना पैसे क्यों खर्च करें। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये एक क्या मिथ है जिसको या ताबू कह लें या इसको ब्रेक करने की ज़रूरत है, या वाकई कराची की ट्रॉपिकल आबो हवा इस तरह की है कि आपका, हालांकि मैं तो पूरा इस वक्त तरह तरह के अपने इर्द गिर्द ग्रीन्स देख रही हूँ, लेकिन मैं वो जो लोगों की कंसर्न है सिर्फ मैं उसको एड्रेस करना चाह रही हूँ। क्या ये वाकई सही है या सिर्फ एक मिथ है? नो, दिस इज़ जस्ट मिथ, और बल्कि मैं कहता हूँ कि इसमें कोई रियलिटी नहीं है। और आज ये देखने वाले और सुनने वालों के पे मैं बिल्कुल वाइड इसका मैसेज थ्रो कर रहा हूँ कि ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में तो ज़्यादा चीज़ें ग्रो करती हैं। आप कनाडा की मिसाल लें, 6 महीने कनाडा में जो है वो कल्टीवेशन होती है, 6 महीने वो प्लास्टिक विनाइल लगा देते हैं, सारी कुछ नहीं उगता वहाँ पर, इसलिए कि वो एक्सट्रीम क्लाइमेट है वहाँ पे। ट्रॉपिकल क्लाइमेट तो बड़ी ज़बरदस्त है। आप पाकिस्तान में वी हैव गॉट अबाउट 4 सीजन्स, हमारे यहाँ तो 4 मौसम है यहाँ पर। क्या चीज़ है जो यहाँ पर हम नहीं उगा सकते, और हर चीज़ नहायत आसानी से उगा सकते हैं। और ये जो लोगों की बातें हैं, देखें जब एक दरख्तों की बात आती, मैं भी एक दरख्तों की भी 5-7 साल से बड़ी एक्टिव कैंपेन में हूँ, तो मैं दरख्तों के बारे में लोगों को कहता था कि भाई आप जो हैं एक दरख्त उगाएं, 3 से 4 साल में दरख्त जो है वो अब नर्चरिंग मांगता है 3 से 4 साल, उसके बाद वो दरख्त फल देता है। नहीं, दरख्त की जो जड़ें हैं वो अंदर अल्लाह ने ज़मीन के ज़ेरे ज़मीन जो वाटर टेबल बनाया हुआ है वहाँ से अपनी ग़िज़ा हासिल करना शुरू कर देते हैं। तो आपको यू डोंट हैव टू नर्चर दैट ट्री, वो खुद अपनी नेचर पे परवान चढ़ रहा होता है। उससे वाटर टेबल ट्रॉपिक्स का डिस्टेबल नहीं होता? देखें बिल्कुल नहीं होता। अगर देखें इसकी मैं बताता हूँ कि ये विशेष सर्कल है वो इसका ऑपोजिट है जो आप बात कर रही हैं। देखें अगर हमारे दरख्त नहीं होंगे तो हम रेन कहाँ से अट्रैक्ट करेंगे? अगर रेन अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो वाटर रिजर्वाइज अंडर जो वाटर टेबल वो कैसे हमारा राइज करेगा? हमारा मसला ये कि दरख्त तो हमने चॉप ऑफ कर दिए, एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि अब हमारी ज़मीन का जो पानी है वो हमें 100 फुट पे मिल जाएगा। अब नहीं मिलेगा 100 फुट पे। और आपको मैं बता दूं कि इस वक्त अगर हमने अब इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया और इसको एज अ कैंपेन बनाकर, कैंपेन भी क्या मतलब मैं समझता हूँ हर इंसान को अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा, तो हम इस इन्वायरमेंट, इस केओस से और इस आप समझ लें कि डिज़ास्टर से बच सकते हैं। अदरवाइज़ हम इस डिज़ास्टर से कतई नहीं बच सकते, और फिर वो जो हमारे बच्चे हैं वो किस किस्म का इन्वायरमेंट हम उनको देंगे और वो कैसे सर्वाइव करेंगे, मुझे आप बताएं। आज आप देखें, मैं एक सिंपल बात आपको बता रहा हूँ कि अगर बारिशें नहीं होंगी तो मुझे बताएंगे हमारे फसलें कैसे उगेंगी। बारिशें नहीं होंगी तो क्लाइमेट चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज होगा तो हीट वेव आएगी, हीट वेव आएगी तो हमारी जो क्रॉप्स हैं वो प्री मेच्योर जो है वो पक जाएंगी। तो उसके बाद क्या होगा? क्या हम वो ग़िज़ा को कंज्यूम कर सकते हैं? नो, नॉट एट ऑल। तो देखें इस वक्त ये एक बहुत बड़ा अहम इशू है। और देखें आज से जब हम 5, 7, 8, 10 साल पहले मैं ये जब बीन बजाया करता था तो उस वक्त लोग समझते थे पता नहीं क्या पागल है, इस तरह की बातें कर रहा है। लेकिन क्या है कि आज आप मुझे बताएं कि दुनिया के बड़े बड़े फोरम्स हैं, फ्रांस कप में कॉन्फ्रेंस हुई तो सबसे पहले उनकी आइटनरी में उन्होंने रखा एनवायरनमेंट। क्यों? इसलिए कि इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। ये ह्यूमन की, इंसानियत की बका इसमें पोशीदा है, वरना इंसानियत विल बी वाइप्ड आउट, ख़त्म हो जाएगी। और जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो मुझे बताएं फिर कौन से बिजनेस, कौन सी एक्टिविटीज़, कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है। सेकंड कंसर्न मेरी ये थी फ्रॉम द पब्लिक ऑफ कराची खुसूसन, क्योंकि हम यहाँ कराची के शहरी हैं। पानी का फुकदान है, पानी टैंकरों के थ्रू आया जाता है। अपने ही पानी को हम जो हम बिल भी भर रहे होते हैं वही टैंकर ख़रीद के हम लोग पूरे करते हैं। हमारे नलकों से हवा आती है, अगर हम टैंकर ना डलवाएं तो ऐसी सिचुएशन में लोग ये कहते हैं कि हम घर के लिए पानी इस्तेमाल करें या बाहर अपने गार्डन की ग्रीनरी के लिए इस्तेमाल करें। तो आपका
आपने जो अपना अब तक जो कोई कैंपेन चलाई है कि क्या इसने इस इशू को एड्रेस किया है कि कराची में पानी होते हुए भी पानी रोका क्यों जाता है? पानी रोका जाएगा तो नेचुरली आपको भी पता है और मुझे भी पता है ग्रीनरी नहीं हो सकेगी। क्या ये ग्रीनरी को एक तरह से रोकने का या समथिंग, क्या आंसर इसके पीछे इन्वॉल्व है और आपने अब तक इसके लिए आवाज़ उठाई? देखिए, मैंने इस पे बहुत आवाज़ उठाई, हर प्लेटफॉर्म पे बात करता हूँ। ये एक माफिया है, उसको आप समझ लें इस बात को। देखें, बात ये है कि पानी हर बंदा इस्तेमाल कर रहा है, पानी तो आ रहा है ना। एक छोटा सा आपको एक टिप बताता हूँ इसका। देखें, यहाँ पे 10 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, और 10 लोग बैठ के 2-2 गिलास पानी पी रहे हैं। हम यहीं से इनका पानी जनरेट कर रहे हैं, वो 10 लोग पी रहे हैं, लेकिन उसमें से 10 लोगों में से 8 आदमी ऐसे हैं जो पानी ख़रीद के पी रहे हैं। पानी तो मौजूद है ना, ये तो नहीं ना पानी उड़ के कहीं से आ रहा है। तो जब तमाम लोगों को पानी मैसर है, कम है या ज़्यादा है, तो मैसर तो है ना। और अगर वो पानी बिक रहा है तो समझ लें दे समथिंग रॉन्ग इन दैट। समझ लें कि इसमें इसकी मैनेजमेंट में कुछ मसला है, इसकी जो सप्लाई में कुछ मसला है, इसमें कुछ माफियाज इन्वॉल्व हैं। तो ये तो आज का बच्चा जो है, प्राइमरी का बच्चा भी जानता है। ये कोई बड़ा, ये कोई आपने कोई रॉकेट साइंस क्वेश्चन मुझसे नहीं किया। ये तो मैंने ऐसे बहुत से प्रोग्राम किए हैं और उसमें वाटर बोर्ड वालों को बुलाया, सब कुछ किया है, तो हम सब समझते हैं कि असल मसला क्या है। लेकिन देखें, हमें लोगों को कभी भी गलत लाइन की तरफ जाने से रोकना है। हमें उनको बताना है, देखें, पानी हमारे इसी मुल्क में पानी हुआ करता था, पानी तो पूरी दुनिया में कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? कि जंगलात का सफाया हो रहा है। आपको पता है कि हर 1 मिनट में 50 एकड़ ज़मीन बंजर हो रही है, हर मिनट में इस दुनिया में। ये मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ उसके क्यों हो रही है। ओनली बिकॉज ऑफ कि हमारा जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारा जो जंगल है, जो हमारा फॉरेस्ट है, वो डिप्लीट कर रहा है। मैंने एक बात आपको बताई थी कि हमारा ज़ियारत रेजिडेंसी का जो एरिया था, कायद आज़म का एक बेहतरीन दरख्त था जो उनको बहुत पसंद है, मैंने बड़ा काम किया इसके ऊपर। वो था स्नोबर, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं जूनिपर। ये दरख्त जो है, ये कायद आज़म को बहुत पसंद था। इसमें मोल्डिंग नहीं होती, सारा साल हरा भरा रहता है, अजीब व गरीब बात है इसमें। और ये जरगून एरिया बलूचिस्तान का, उसके एक बड़े एरिया में इसके घने जंगलात थे। आपको पता है कि ये दरख्त 1 साल में सिर्फ 1 सेंटीमीटर बढ़ता है। और आज जो वो दरख्त जो तकरीबन आप समझ 300-300 फुट लंबे ऊंचे दरख्त थे, वो किस तरह काटे गए हैं कि जो लकड़ी, जो ईंटों के जो भट्टे होते हैं जिसमें ब्रिक्स बनती हैं, उस भट्टे को चलाने के लिए इन्होंने स्नोबर के दरख्त को काट कर उसकी लकड़ी जलाई है वहाँ पर, और उसकी लकड़ी से भट्टों को चलाया है। अब आप मुझे ये बताएं कि आप एक कैलकुलेटर आपके सामने, आपका पड़ा हुआ है, सेल फोन पड़ा हुआ है, इसका कैलकुलेटर निकाल के आप कैलकुलेट करें कितनी जनरेशन चाहिए हमें आगे वापस उस फॉरेस्ट की तरफ जाने के लिए। और आपको पता है इस दरख्त की एवरेज एज कितनी होती है? 300 साल। और आज जो सबसे पुराना दरख्त है वो 6000 साल पुराना है, 6000 साल। तो हमें 10 नस्लें भी पैदा हो जाएंगी तो फिर नहीं होगी। देखें, ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मैनग्रोव, जिसको अंग्रेज़ी में उर्दू में टिमर कहते हैं। आपको पता है टिमर कितनी अहमियत का हामिल है? लोगों को पता ही नहीं होता टिमर क्या चीज़ होती है। टिमर एक वो जो बैक वाटर एरिया में टिमर ग्रो करता है। ये हमारा सारे सुनामी, अर्थक्वेक, आपके साइक्लोन से हम प्रोटेक्ट करता है। फिर सारी जो मरीन लाइफ है, उस सारी मरीन लाइफ को यही टिमर के जंगलात जो हैं, इन्हीं के नीचे आकर वो मछलियाँ अंडे देती हैं अपनी। और एक पूरा हमारा जो फूड चेन है उसको बचाती हैं। और प्लस हमारे लिए ये एक ऐसे, मैंने एक जगह बोला कि हमारे तो ये वो खामोश सिपाही हैं जो हमारी इन सरहदों में पहरा दे रहे हैं कि हर किस्म के साइक्लोन से लड़ने के लिए वो खड़े हैं, हर किस्म के सुनामी से लड़ने के लिए वो खड़े हैं। और कराची ख़ास तौर पर एक ऐसी प्लेट पे वाक़या है, अरेबियन सी की उस प्लेट पे वाक़या है कि अगर कोई हल्का सा सुनामी या थ्रस्ट या अर्थक्वेक आया तो ये पूरी कराची की जो हाई राइज बिल्डिंग है, ये एक गो में वाइप आउट हो जाएंगी। तो हमें उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंटेंशंस के साथ, बहुत विल के साथ, अज़म के साथ काम करना है। और मैं अब बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि आप ये जो बातें करते हैं इससे कोई फ़ायदा होता है? बिल्कुल होता है फ़ायदा। देखें, अगर मैं इसको दीनी एतबार से आ जाऊँ तो हज़रत नूह कि कौम को ने 950 साल हज़रत नूह ने अपनी कौम को तबलीग की थी, लेकिन उनके सफ़ीना में कितने लोग बैठे थे। लेकिन क्या बात है, इसका मतलब ये नहीं कि अपने हिस्से काम छोड़ दें आप, लेकिन इसका ज़रूर फ़ायदा होता है। इसलिए फ़ायदा होता है
कि अभी आज 100 बंदों के सामने मैं लेक्चर देता हूँ, कभी 1000 लोगों के सामने देता हूँ, 2000 लोगों के सामने देता हूँ, उनमें एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे जो काफ़िले के लोग हैं वो उसमें से 5% भी अगर उसमें से मेरे दस्ते के लोग निकल आते हैं तो मैं समझता हूँ मैंने अपने हिस्से का काम कर लिया। ठीक। कि करंटली पूरे पाकिस्तान में आप किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं? देखिए मेरे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं कहता हूँ तमाम लोग उसमें शामिल हों। देखें, एक प्रोजेक्ट है मेरा ग्रीन फोर्ट्स का, वो मैं हमेशा हर जगह ये बताता हूँ कि देखें पाकिस्तान में हमारे पास स्कूलों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क मौजूद है, ठीक है ना। वो अब कोविड को थोड़ा देर के लिए हम अभी छोड़ दें इसको। ये एक ऐसी नॉन कन्वेंशनल फोर्स है जिसको अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम बहुत सी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। मैं इसकी छोटी सी मिसाल दूं, मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था एक NGO के साथ औरंगी पे, तो वहाँ पर मुझे एक किचन गार्डन बनाना था। तो मैंने सोचा कि अब मुझे मिट्टी चाहिए थी, बालू मिट्टी के लिए इस्तेमाल होती है, तो बालू मिट्टी के हमें 2 वो चाहिए थे, आप समझ लें कि कंटेनर चाहिए थे, ठीक है। एक डंपर के अंदर 500 क्यूबिक फीट बालू मिट्टी होती है, जो अच्छी बड़ी क्वांटिटी होती है। तो ये हुआ कि जी बजट नहीं है तो हम मज़दूर बुलाएंगे, तो मज़दूर ट्रॉलियाँ लेकर आएंगे। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, हमारे बच्चे जो हैं हर बच्चा 1 किलो मिट्टी उठाएगा खुद, और जहाँ से डंपर हमारी मिट्टी गिराएगा वहाँ से बच्चा उसी हमने अपने स्कूल के प्रेमिसेस के अंदर ही उठा के हम किचन गार्डन पे ले आएंगे। आप यकीन करें कि यू विल बी सरप्राइज टू नो दिस कि ये पूरा टास्क जो है 300 बच्चों ने तकरीबन 3.5 घंटे में पूरे कर लिया, और उसमें हमने उनको एक ब्रेक भी दी, उन्होंने रिफ्रेशमेंट भी ली, उन्होंने इन्जॉय भी किया। तो मुझे बताएं, क्या हम इस फोर्स को प्रैक्टिकल इस्तेमाल नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी ये है, मजबूरी क्या नहीं, मजबूरी नहीं बल्कि हमारा ये बदनसीबी फिर कहूँगा ये है कि हमने उन बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ राग़िब नहीं किया। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ पर हमारे यहाँ वुडन वर्क भी होता था, हमारे यहाँ कारपेंटरी बताई जाती थी, हमें लोहार का काम सिखाया जाता था स्कूल में। तो देखें, इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। और कौमों की अगर आप हिस्ट्री की तरफ जाएं तो देखें वही कौमें आपको तरक्की करती हुई नज़र आएंगी जो थियोरेटिकल के साथ प्रैक्टिकल भी होती हैं, और ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो मैंने एक आपको बताया ग्रीन फोर्स, हर स्कूल में एक अपनी फोर्स बनाएं, वो मेरी सर्विसेज हाजिर हैं। मैं नहीं समझता कि मेरे जैसे और बहुत से लोग हैं जो काम कर रहे हैं, वो उनकी सर्विसेज आप हायर करें, उनको कुछ अरसे के लिए बुलाएं अपने पास, वो उन बच्चों को ट्रेन करें, फिर अपने स्कूल ही के टीचर्स को आप उनके साथ एफिलिएशन दें, और उसके बाद वो उस प्रोजेक्ट को टेकअप कर लें। एक दूसरा प्रोजेक्ट है, बहुत आसान है, मानसून का ज़माना है इस वक्त, बारिशें आप देखें हो रही हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ थ्रो अ सीड प्रोग्राम बच्चों को देता हूँ कि आप जितने आपके पसंदीदा फ्रूट्स हैं जो आप खा रहे हैं, कुछ ना करें, एक घर के गोशे में एक पेटी रख लें, उसमें उसके सारे सीड्स डाल दें। आम खाएं, उसी गुठलियाँ फेंक दें, आप फालसा खाएं, उसी गुठलियाँ फेंक दें, जामुन खाएं, उसी गुठलियाँ फेंक दें। उसके बाद जब आप बाहर निकलें कहीं जाने के लिए तो कहीं ऐसी जगह देखें जो खाली जगह आपको नज़र आए, वहाँ पर गुठलियाँ फेंक दें। जब मानसून होगा, मॉइस्चर क्रिएट होगा, तो वो वहाँ से दरख्त निकलने शुरू हो जाएंगे। आप यकीन करें कि आज से मैं जब फ्लैश बैक करता हूँ कि हमारी इन्वायरमेंट तो कुछ अरसे में बहुत ख़राब हो गई, तकरीबन 3 डिकेड्स में तबाह हुई है। इस 3 डिकेड से पहले की बात मैं करता हूँ, हम लाहौर में हुआ करते थे, जैसे ही मानसून का सीज़न शुरू होता था हम देखते थे आमों के दरख्त, जगह जगह आमों के दरख्त नज़र आते थे, हमें जामुन के दरख्त नज़र आते थे, हमें फालसे के दरख्त नज़र आते थे, शहतूत के दरख्त, तमाम सीज़न फ्रूट वो कैसे होते थे कि लोग खाते थे, गुठली फेंकते थे, और वो ख़ुद नेचर उसको नर्चरिंग करती थी और नेचर उगा देती थी। इस तरह आपको पता है बहुत से मुल्कों ने अपने फॉरेस्ट को डेवलप कर लिया इस तरह थ्रो अ सीड प्रोग्राम के। और मैं अपने स्कूलों में बच्चों को ये कहता हूँ कि बेटा आप बल्कि इसमें माँ बाप को उनको हेल्प करें, माँ बाप उनको मॉनिटर भी करें बच्चों को। और मैं फिर एक बात कहता हूँ, देखें बच्चे जो हैं उनमें मुनाफकत नहीं होती है, हिपोक्रेसी नहीं होती बच्चों के अंदर, वो जो कहते हैं वो कर लेते हैं। जब मैं कभी दरख्तों की बात करता हूँ, जब बच्चों को टास्क देता हूँ, अब यकीन करें बड़े जो लोग हैं वो तो टाल मटोल कर जाते हैं कि आज वो बंदा नहीं आया, खड्डा खोदने वाला ये। जब मैं बच्चों की बात करता हूँ, आप यकीन करें बच्चे मुझे सेकंड डे फीडबैक देते हैं कि सर अंकल वी हैव प्लांटेड दैट ट्री। तो बच्चे इतने प्रैग्मेटिक हैं, दे आर सो रियलिस्टिक, कोई मुनाफकत नहीं हो, इनको इस्तेमाल क्यों नहीं करें? ये तो हमारे पास इतनी बड़ी फोर्स है, पूरी आपने सुना होगा चाइना रिपब्लिक आर्मी का कन्वेंशनल पे पूरी फौज बना दी उन्होंने, नॉन कन्वेंशनल।
ये वो हैं जो जिनकी एनर्जीज़ को चैनलाइज भी करते हैं। देखें आप एक अंदाज़ा किसी स्कूल में चले जाएँ, एक दिन मैं स्कूल के बच्चों को बुलाता हूँ, आओ बच्चों आओ के मेरे साथ एक्टिविटी करवा कर, और मैं स्कूल ही के अंदर जो पौधे हैं उनमें उनको स्पेड देता हूँ, चलो हुइंग करते हैं, ये करते हैं। उन बच्चों की खुशी का पैमाना इतना बुलंद हो जाता है कि वो समझते हैं पता नहीं हमें कौन सा ट्रेजर मिल गया। मैं एक स्कूल में हैप्पी होम स्कूल में मैं ग्रीन फोर्स को कंडक्ट करता रहा, तो मैं देखता था जैसे ही मेरा 7:30 पे मेरा सुबह पीरियड होता था, उसमें 7:30 से 8:30 बच्चों का एक्साइटमेंट लेवल देखना होता था उसमें, ये कितने खुश होते हैं। देखिए हर बच्चे को क्लासरूम से बाहर जाने का शौक़ होता है, उसको फिज़िकल एक्सर्शन करने का में मज़ा आता है। तो क्यों ना हम, जब हमारे पास इतना बड़ा स्कोप है, जबकि अल्लाह ने हमें 4 मौसम दिए हैं, तो हम क्यों ना इस पर फोकस करें। सही बात है। अच्छा, स्पीकिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ग्रीन इनिशिएटिव 1 बिलियन ट्रीज सुनामी, ये जो सुनामी उन्होंने इतना बड़ा लगाया है दरख्तों का, क्या ये बलूचिस्तान और सिंध में रेप्लिकेट नहीं हो सकता? ये 100% हो सकता है, 100% हो सकता है। सिंध की जहाँ तक बात है, क्यों नहीं हो सकता? मुझे बताएं, मैं कहता हूँ पाकिस्तान के हर जगह ये हो सकता है। और अक्सर लोग ये कहते थे जब ये सुनामी की ड्राइव इमरान खान साहब ने शुरू की, तो कहा कि जी वो तो इतने दरख्त लगे तो उनको उनकी पोस्ट केयर नहीं हुई। क्या हो गया पोस्ट केयर नहीं हुई? दरख्तों का तो काम है मरना, दैट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, पार्ट ऑफ द गेम। दरख्त अगर आप 10 दरख्त लगाते हो उसमें 5 मर जाते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है, कोई गम नहीं है। लेकिन कम से कम 5 दरख्त तो आपकी इन्वायरमेंट में हेल्दी इनपुट को ऐड कर रहे हैं ना। ये कभी ना सोचें। देखें जब इंसान जानवर पालता है उसमें ही मरते हैं, इसी तरह पौधे पालता है उसमें ही मरते हैं। जब इंसान भी मर सकता है तो ये भी मरते हैं। तो कभी भी डिस्करेज नहीं होना चाहिए इसमें। मुझसे अक्सर लोग जो जिस इस मिथ के साथ जब आते थे, तो सबसे पहले मैं उनका ब्रेन वॉश करता हूँ। मैं कहता हूँ आज अब 10 पौधे लगा रहे हैं, अपने जहन में एस्टिमेट रखें कि आपके 6 पौधे मर जाएंगे। वो जब 6 पौधे उनके नहीं मरते, उनके 2 पौधे मरते हैं या कभी मरते ही नहीं हैं, तो वो उनका जो लेवल होता है उसका एक्साइटमेंट का बड़ा हाई होता है, उनका जो होप का लेवल है बढ़ जाता है। और अगर वो 6 मर जाते हैं, 6 की जगह 8 मर जाते हैं, तो कहते हैं मुस्लिम साहब ने तो पहले क्या दिया था। तो कोई ऐसा मसला नहीं। थैंक यू सो मच सर, आपके उनका कुछ हम आपके गार्डन के हवाले से वॉक थ्रू लेना चाहेंगे। बिल्कुल नहीं, और मैं आपको आई टेक यू टू माई बर्ड इनक्लोजर ऑल्सो। और मज़ेदार बात आपको बताऊं कि मेरे फ्यूचर में इसमें बटरफ्लाइज़ को भी इसको में परवरिश करना है। और वो क्यों है? क्योंकि आज की जो हमारी बच्चे हैं वो बहुत सी चीज़ें जो एक्सटिंक्ट हो गई हैं अब उनको देख नहीं पाते वो, ठीक है। जैसे जुगनू है, जुगनू को आज के बच्चे कहाँ देख पाते हैं ना, उन्होंने जुगनू का पता है, तितलियाँ नहीं नज़र आती हैं, तितलियाँ नज़र नहीं आती। तो मैं मेरे प्रोजेक्ट में इन जुगनू तो ऑब्वियसली उसका मैं हैबिटेट वो प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा यहाँ पर, लेकिन मैं तितलियों का हैबिटेट प्रोवाइड करूँगा। और मैं तितलियाँ भी दिखाऊँगा। आएँ चलें मेरे एनक्लोजर में और हम आपको पैरट्स दिखाते हैं। मुझे यहाँ चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी नज़र आ रही है। और मुझे ये भी मालूम हुआ है कि आपका एक यहाँ पे बर्ड एनक्लोजर भी है और आप फ्यूचर के लिए एक बटरफ्लाई सेंचुरी भी बना रहे हैं जिसमें आप बटरफ्लाई को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। तो कुछ उसके बारे में आप मुझे बताइए। देखिए आज के जो बच्चे हैं ना, उन्होंने बहुत सी चीज़ें देखी नहीं हैं, जैसे जुगनू से नावाकिफ़ हैं वो, ठीक है ना। तो इसी तरीके से बटरफ्लाई के चूँकि फार्म्स बनते हैं, इसकी बाकायदा इसकी सेंचुरीज़ बनती हैं जहाँ पे इसको को पाला जाता है, तो बच्चों के लिए बड़ा अट्रैक्टिव है ये। वो चूँकि अभी कोविड का ज़माना था तो मैं इसको इम्प्लीमेंटेशन अभी नहीं कर सका इसकी, लेकिन लेट्स मूव, मैं आपको दूसरी चीज़ें दिखाता हूँ, आइए।